उम्मीद करता हूं सबके पास गांधी युग का, गांधी इरा का नोट्स होगा। आज जो हम चर्चा करेंगे जो भी ना, वो प्रीलिम्स तो मदद करेगा ही करेगा, आपको मेंस का जो शॉर्ट आंसर होता है, शॉर्ट आंसर 8-8 नंबर 7-7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें मदद करेगा। इवन जो थिंकर्स, गांधी का जो थिंकर चैप्टर जो संजीव सर देख रहे हैं उसमें भी आपको ये वाला मदद करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चा कि आज का जो भी आप गांधी के बारे में पढ़ोगे 99% आपको प्रीलिम्स में यही सब क्वेश्चन रहेगा। 99% जो भी घटना है, इंसिडेंट है, डेट है, डेटा है, तो प्लीज घर जाने के बाद आपका क्या काम होना चाहिए कि सारे नोट्स पर कलर कर करके, अंडरलाइन कर करके वो डेटा आपके सामने होना चाहिए। या तो कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, जो करना कीजिए, लेकिन ये 99% प्रीलिम्स में मदद करेगा और मेंस में आपको वैल्यू एडिशन में मदद करेगा, इवन शॉर्ट आंसर में मदद करेगा। तो क्या है, आज से आपका नोट्स 2 भागों में बट गया है। प्रीलिम्स बूस्टर अलग हो गया है, मेंस बूस्टर अलग हो गया है। ठीक है, चलो गांधी जी का फोटो देख लो। गांधी जी कैसे लगते थे? ठीक है, ऐसे लगते थे गांधी जी बैरिस्टर के रूप में, है ना। जब इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए तो गांधी जी का ये इमेज है, और उसके बाद का इमेज तो सबके पास गांधी का होगा ही। तो कहा जाता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए गांधी युग के बारे में, तो एक क्वेश्चन बहुत कम संभावना है, 99% संभावना है बच्चों कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। नहीं संभावना है, ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हारे याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, क्यों, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दे, या हो सकता है कभी तुमको जरूरत पड़ जाए। कब गांधी जी का जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना। और कहां हुआ था सबको पता है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। और उनका मूल नाम, जो ओरिजिनल नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद गांधी जी के पिता करमचंद गांधी गुजरात के राजकोट के एक दीवान थे, मतलब वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे। माता का नाम था इनका पुतलीबाई। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दिया। तो क्वेश्चन पीटी में पूछेगा, महात्मा गांधी को महात्मा किसने पुकारा सर्वप्रथम? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है। और अगर पूछे कि महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने संबोधित किया सबसे पहले? जवाहरलाल नेहरू ने। और बहुत बार पूछा है, याद आए, सुन लीजिए ना, अभी फिर आएंगे ना। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा इनको? राष्ट्रपिता कहा। कहां से? सिंगापुर से कहा। सिंगापुर से रेडियो स्टेशन से बोला। हालांकि महात्मा गांधी में और सुभाष चंद्र बोस में खुंदक था, झगड़ा था, मनमुटाव था। मनमुटाव किस बात को लेकर के? 2 बातों को लेकर। पहला, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अचानक बंद कर दिया 1922, याद है। और उस असहयोग आंदोलन को लेकर के सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा सीरियस थे। क्यों? गांधी जी से बहुत इंप्रेस थे कि बापू आपने बोल दिया है असहयोग आंदोलन, तो हम इसको जी जान से चलाएंगे। और बंगाल का पूरा जिम्मेदारी 2 लोगों के पास था, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा प्रीलिम्स में कि चित्तरंजन दास किसके गुरु थे, या सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम बताओ, चित्तरंजन दास, याद रहेगा। तो बंगाल में जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास। और उनको धक्का तब लगा जब 1992 में गांधी जी ने अचानक से बंद कर दिया असहयोग आंदोलन, ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी इंसिडेंट अचानक से बंद कर दिया। गांधी को धक्का लगा, बोला कि जिस बात को लेकर के हम 1 साल में तुम लोग को स्वराज दिलाने के लिए वादा किए थे, अब मैं वादे से अपने पीछे हटता हूं। क्यों? मैं किस रास्ते से स्वराज दिलाने की प्रतिज्ञा कर रहा हूं? सत्य और अहिंसे के रास्ते से। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? क्रांतिकारी हो करके भी जेल जला रहे हो, अंग्रेजों को जला रहे हो। तो ऐसे थोड़े ना आजादी मिलेगा। गांधी जी का जो हथियार था, भूख, सत्य, अहिंसा, 3 हथियार था गांधी जी के पास। आज भी भूख हड़ताल बहुत कारगर है, तुम लोग करके देखना घर पे, कहोगे सर ही ने बताया हमको भूख हड़ताल करने के लिए, है ना। किसी को नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, खाना पहला दिन खाना मिले थरिया पटक दो, है ना खाएंगे, कहा है मोटरसाइकिल चाहिए। अब देखो, जिसके पिताजी के पास जेन्युइन पैसा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। अब जिसके पिताजी के पास पैसा नहीं है, अब काहे पापा को तंग करोगे, है ना। अब किसी को लैपटॉप चाहिए, जैसे तुम लोग के लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, और पापा नहीं दिला रहे हैं डेस्कटॉप, और नहीं दिला रहे हैं तो पैसा अगर है गार्जियन के पास, खेत है 200 बीघा, और तुमको एगो लैपटॉप नहीं दिलवा रहे हैं, तो एक गुनाह है, गुनाह है।
बहुत सारे बच्चे जानते हैं, मैं जानता हूं, जिसको पेरेंट्स यहाँ रखे हुए हॉस्टल में, और करकट ऊपर करकट है, तब रही है, महीना में 10 दिन बीमारे रहती है, और गार्जियन कहते हैं 5,000 से ज्यादा ना देंगे तुमको, मरना तो मरो, जिया ना तो जी लो। बताओ 200 बीघा खेत रख के क्या करेगा? सोचो, हम सुनते तो हमको ताज्जुब लगता है कि बेटी बेचारी करकट में रह रही है, और भी सोचो ऐसा भीषण गर्मी में, तब तक क्या होगा? कतिये सर जानते हैं, नीचे गमछी बिछा के ऐसे बिछाते हैं, वो गमछी भिगा के ओढ़ते हैं, हम कि मर जाएगी ये, और वही हुआ, वही हुआ। नहीं रे, मरते मरते बच गई। कैसे? लू मार दिया उसको, लू मार दिया, और 2 बार में जितना पैसा वो बचाया, हॉस्टल के जितना पैसा बचाया, 72,000 70,000 हॉस्पिटल में लग गया। अब बताओ 5,000 के जगह 1,000 बढ़ा करके कोई करकट वाला रूम से दूसरा रूम में शिफ्ट कर जाता तो कितना साल का लगता है जी? कितना लगता? 12,000 बढ़ता, और 72,000 हॉस्पिटल में दे दिया। अच्छा लगा ना? और शरीर टूटा हुआ लगे। यही तो सोच है, कहेगा फिजिकल डिफिसिट है ना। सोचो बात को। तो मेरा कहने का मतलब, अगर गार्जियन के पैसा है और अगर तुमको जेन्युइन नहीं दे रहा है तो गलत है। तुम लोग को लिए लैपटॉप चाहिए क्योंकि बहुत सारा काम तुम लोग को उसी पे है, असाइनमेंट पढ़ना, नोट्स पढ़ना, बहुत सारा चीज करना मेंस का। अगर नहीं दे रहा है तो वो गलत बात। और अगर नहीं है जेन्युइन बच्चा तो क्या कहिएगा? गार्जियन ऐसी बड़ी मुश्किल से पढ़ाता है बच्चे को, नहीं है कर्जा लेके लैपटॉप लेगा, लेकिन लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब वही है। उसके बाद विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरे ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। तो क्वेश्चन पूछेगा तो अभी तक एक ही नाम आपको पता है कि विंस्टन चर्चिल, उसके साथ एक और आदमी था फ्रैंक मोरे। और लंदन की सीढ़ियों पे जब गांधी जी चढ़ रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, है ना, तो वहां पे विंस्टन चर्चिल देखता है ऐसे गांधी जी को, गांधी जी उतर रहे थे, चढ़ रहा था, कहता है अर्धनग्न फकीर। बोलता है कैसा आदमी है, मतलब इसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। लेकिन जबकि वही गांधी जी हैं जिसको कपड़ा पहनने का इतना ढंग है, इतना ढंग है कि देखिएगा तो कहिएगा ये वाह गांधी जी हैं। जैसे अभी मैंने एक फोटो दिखाया है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? मत देखो बाल भैया, अपना बाल देख लो ना, अपना बाल कुछ सुधार लो, इनको काहे कमेंट करते हो? ठीक है, चलो। शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा गांधी जी को जादूगर की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन पूछेगा पीटी में कि किसने गांधी जी को जादूगर बताया? याद रखना, नाम को अंडरलाइन कर लो बच्चा। खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा महात्मा गांधी को क्या बोला गया? मंगल बाबा की उपाधि दी गई। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को मंगल बाबा किसने बोला? खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा। आइंस्टीन नामक विद्वान ने गांधी के विचार से काफी प्रभावित थे। तो देखो, आइंस्टीन गांधी के विचार से प्रभावित होते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा कि आने वाले दिनों में शायद ही लोग विश्वास कर पाएंगे कि पृथ्वी पर हाड़ मांस का ऐसा भी कोई व्यक्ति था या रहा होगा जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए सोच रहा है। तो क्वेश्चन ही पूछेगा, ये स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा किसने बोला है? आइंस्टीन ने बोला है। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा कहां से मिली? जर्मन विद्वान रस्किन से मिला, और एनसीईआरटी का लाइन है। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के विचार से काफी प्रभावित थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी किसके विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे? किसके? लियो टॉल्स्टॉय। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना? गोपाल कृष्ण गोखले। कहां माना? या अगर क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी का गोपाल कृष्ण गोखले से पहला मुलाकात कहां हुआ? जहां पे उन्होंने उनके विचारों से प्रभावित होकर के अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। दक्षिण अफ्रीका। वेरी गुड। दक्षिण अफ्रीका में 1913 में, याद रहेगा, 1913 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए, और उसके बाद वहां पे बहुत काफी इंप्रेस हुए गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से, और उनको मन ही मन अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। और जब वो भारत आते हैं महात्मा गांधी 1915 में, है ना, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से केस जीत करके जैसे ही 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं, तो देखो इत्तेफाक, देखो बीमार रहते हुए गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बीमार हैं और पूना में थे, फिर भी स्वागत करने के लिए पूना से कहां आते हैं? मुंबई के बंदरगाह पे आते हैं, मुंबई के बंदरगाह पे आते हैं। और उसी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है, उसी साल।
अरे काहे बिच्चे में घुसते रहते हैं। बोल रहे हैं ना 1915 में गोपाल कृष्ण, 5 नहीं बोल रहे हैं, 15 बोल रहे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़िए। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला? रस्किन से मिला। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के विचार से काफी प्रभावित थे। 1883 में महात्मा गांधी का विवाह किससे होता है? कस्तूरबा बाई से होता है, और इनसे 4 बच्चे होते हैं इनके। तो पूछेगा नहीं, संभावना कम है कि चारों बच्चा का नाम बताओ, नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कुछ लोग कहिएगा ना, सर बेटवा का नंबर ना बताए, कौन कौन बेटा था, सर उनका वाइफ का नंबर नहीं बताए, तो फिर भी बता देते हैं। आई क्या हद तक इसको याद कर लीजिए ना, फिर वही सरोजिनी नायडू को बिंदु वाला हाल हो जाएगा। चलो, महात्मा गांधी की घर वापसी। 1915 में एक भारतीय बैरिस्टर ने दक्षिण अफ्रीका के अपने करियर को त्याग करके अपने देश वापस आने का फैसला लिया। स्वदेश मूवी देखे हो शाहरुख खान का, है ना? नहीं देखे होगे, देख लेना आज जाकर के, ठीक है। स्वदेश मूवी में यही है कि एक इंसान जो है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और एक भारतीय है, सबसे बड़ा दिल में भारतीय है, और वो नासा में काम कर रहा होता है। लेकिन भारत का गरीबी, भारत का बेरोजगारी और भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकदम जीरो डेवलपमेंट है, उसका दिल पसीज जाता है और कहता है हम अपने भारत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और नासा में आकर के डेवलपमेंट कर रहे हैं। कभी अगर मौका मिले मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का, तो हम इंडिया वापस लौटना चाहेंगे और इंडिया के लिए कुछ करेंगे। और लास्ट में वो बंदा क्या होता है? नासा में काम करते हुए दुखी रहता है। कितने लोग को अगर नासा से ऑफर आएगा तो घर भर सब बेच देगा, यहाँ पे खेत सब बेच देगा, कहेगा नासा 200 बीघा खेत बेचो और भागो नासा, और कॉलर ऊंचा करके काम करेगा। लेकिन एक भारतीय ऐसा है जो नासा में काम करके, नासा को छोड़ करके यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों, यहाँ साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के लिए आता है। देखता है भारत में अभी भी बहुत लोग ढिबरी जला रहे हैं, ललटेन जला रहे हैं, तो क्या करो, ललटेन को हटाओ। सॉरी, इसको पार्टी के रूप में मत ले लेना, ललटेन को हटाओ, इसलिए मैं टोक रहा हूं, है ना। ललटेन को हटाओ मतलब मत इसको किसी पार्टी के साथ जोड़ देना, इसको अब क्या लाओ, बिजली लाओ, समझ गए ना। तो वो बंदा सोचो उतना सुख सुविधा छोड़ करके इस धरती पे आता है, किस लिए आता है? कि यहाँ के लोग के लिए हमको काम करने का मौका मिलेगा। इतना सोच कितने भारतीयों के पास है, सोचो कितने भारतीयों के पास है ना। तो ये होना चाहिए। तो ये बंदा क्या करता है, अपना करियर को त्याग करके, सुनहरे करियर को त्याग करके 1915 में भारत आता है साउथ अफ्रीका से। और जब मोहनदास करमचंद गांधी मुंबई के अपोलो एयर बंदरगाह पे उतरते हैं, अब पीटी में क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी बॉम्बे के किस बंदरगाह पे उतरे थे? अपोलो बंदरगाह पर। और इस अपोलो बंदरगाह पे उतरने का इजाजत किसी भी आम नागरिक को नहीं था। अपोलो बंदरगाह पर सिर्फ कौन उतर सकता है? ब्यूरोक्रेट्स उतर सकता है या बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी उतर सकते हैं। तो गांधी जी को अपोलो पर उतरने का परमिशन फिरोज शाह मेहता ने दिया और बाल गंगाधर तिलक ने परमिशन लिया कि नहीं, उनको अपोलो पे उतारा जाए। तब इनको अपोलो बंदरगाह पे उतरने की परमिशन मिला। गांधी जी मुंबई के अपोलो बंदरगाह में उतरे तो वो महात्मा थे और न ही बापू। फिर भी न जाने क्यों बहुतों के दिमाग में था कि यह शख्स अपने गैर परंपरागत तरीके से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा ही लेगा। उन्होंने भारतवासियों को निराश नहीं किया। इसे इतिहास की विडंबना ही कहा जाएगा कि जब गांधी भारत लौटे तो एक समारोह में उनका स्वागत कौन करता है? मोहम्मद अली जिन्ना भेंट होता है गांधी जी के साथ एक समारोह के दौरान। और ये अलग बात है कि 5 साल के भीतर ही गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से आने वाले इस धुरंधर ने अलग अलग राजनीतिक रास्ते अख्तियार किए और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहलाए। अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान में भी महात्मा गांधी को उस निगाह से देखा जाता है कि ये आदमी हमारे पाकिस्तान के बंटवारा में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपिता किसको माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। जिस तरह से यहाँ पे महात्मा गांधी का फोटो हर सरकारी ऑफिस में लगा रहता है, उस तरह वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो हर सरकारी ऑफिस में लगा होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले 2 कॉमन देश में इनका सेम रिस्पेक्ट है। जिस तरह हिंदुस्तान में, उस तरह पाकिस्तान में भी इनको माना जाता है कि ये शख्स था जो पाकिस्तान के बंटवारे में मदद किया। जितना भी किया 5% 10% इनका योगदान था। 1915 से लेकर 1920 के बीच महात्मा गांधी ने किस तरह अपने आप को भारत के राजनीतिक पटल पर स्थापित किया? 9 जनवरी 1915 को जब अरबिया जहाज, तो जहाज का नाम पूछ सकता है तो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि वो जहाज का नाम था अरबिया जहाज से वो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे। उस समय मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र थी 45 साल। 12 साल पहले
जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। 12 साल से उन्होंने जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया था भारत का। उस जमाने में सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खास आदमियों और राजा महाराजाओं को ही अपोलो बंदरगाह पर उतरने का अनुमति दिया जाता था। गांधी जी को यह सम्मान सर फिरोज शाह मेहता, बीजी हार्निमैन और गोपाल कृष्ण गोखले के सिफारिश पर वहां पर उतरने की अनुमति दिया गया। जब गांधी जी जहाज से उतरे तो उन्होंने एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था, धोती पहना हुआ था और काठियावाड़ी पगड़ी पड़े हुआ था। सब सोचेगा गांधी जी कैसे आएंगे, जैसा फोटो में देखे वैसे आएंगे, सूट बूट में आएंगे। लेकिन गांधी जी कैसे आए? काठियावाड़ी टोपी पर। काठियावाड़ी टोपी बहुत बड़ा होता है। काठियावाड़ी टोपी पहन करके, पगड़ी पहन करके, लंबा कुर्ता और धोती पहन करके आए। तो सब लोग अचंभित हो गए कि गांधी जी ये भारतीयता। उसके बाद उनसे मिलने आए लोगों ने या तो यूरोपियन सूट पहना हुआ था या फिर राजसी पोशाक पहने हुए थे। बीमार होते हुए भी उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पुणे से उनसे मिलने बंबई आते हैं और एक स्वागत समारोह में अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। तो दूसरे समारोह में 1 साल पहले जो जेल से छूट के आया था, कौन किस कारण जेल गए थे बताओ? देखते हैं पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग। किस कारण जेल गए थे बाल गंगाधर तिलक, जो अब 1 साल पहले छूट के आते हैं 1915 में? बताओ क्या? अच्छा, और बोलो किस लिए जेल गए थे जो आप बाल गंगाधर तिलक छूट के आते हैं? और बाल गंगाधर नरम दल के थे कि गरम दल के? गरम दल के, गरम दल के ना, है ना? तो किस कारण आप जेल से छूट के आते हैं बताओ? केसरी पत्रिका ना। और बोलो, याद है? सूरत वाला भूल गए? सूरत अभियान भूल गए? सूरत स्प्लिट क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट में, सूरत स्प्लिट में बाल गंगाधर जूता निकाल करके फिरोज शाह मेहता को जुतियाए थे और जेल हो गया था। तो कहां भूल जाते हो तुम? भूल गए? नहीं बताए थे, है ना? सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? 1907 में जूता निकाले और फिरोज शाह मेहता को दे डंगाया, एकदम पूरा एकदम बिखर गया मंच, है ना? और नरम दल और गरम दल में वहीं पे विभाजन हो गया और इनको जेल हो गया। बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया। अब 1 साल पहले जेल से छूट के आते हैं और वहां पे मौजूद होते हैं। इसी समारोह में जब गांधी जी के तारखों को पुल बांधे जा रहे थे तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, भारत के लोगों को शायद मेरी सफलताओं के बारे में पता नहीं है, आपको मेरी सफलताओं के ही समाचार मिले हैं, लेकिन अब मैं भारत में हूं तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मेरे दोस्त देखने को मिलेंगे। बहुत वजनदार लाइन। कोई भी आदमी अगर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है ना बच्चा, तो उस आदमी को महान समझो तुम, महान। और आज के डेट में अगर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि मेरे से गलती हो गया, आई एम सॉरी, तो वो भगवान है। और जो गलती अपना एक्सेप्ट नहीं करता है गलती होते हुए भी, वो शैतान है। समझ गए? तो गांधी जी आते के साथ क्या कहते हैं कि आपको खाली मेरा अचीवमेंट पता है, मेरी असफलता नहीं पता। तुमसे कोई पूछता है कि कितना बार बीपीएससी दिए हो, तुम्हें हिम्मत है बताने का कि हम 5 बार दिए, बीपीएससी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? गर्व से बोलो। और जिस दिन तुम गर्व से बोल लोगे ना दूसरे को कि हम 5 बार बीपीएससी दिए, नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा, देखना 6ठा बार तुम्हारा हो जाएगा। गलती कहां करते पता है? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, तुम छुपाते हो अपने आप को, सेव करते हो दूसरे से, और अपने आप से तुम छुपाते हो। तुम गर्व से बोलो कि हाँ, असफलता केवल यही प्रमाण करती है, यही प्रूफ करती है कि सफलता के लिए प्रयत्न 100% नहीं हुआ था। और सच्चाई यही है, यही है। तो यही बात है। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? भारत के लोगों को शायद मेरी असफलताओं के बारे में पता नहीं है, भारत के लोग खाली मेरा सफलता देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज वही हम शख्स हैं जिसको ट्रेन से उठा के फेंक दिया था, है ना? याद है? महात्मा गांधी के पास साउथ अफ्रीका में डरबन स्टेशन के आसपास जब फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उनको ट्रेन से निकाल के फेंक देता है। वजह सिर्फ श्वेत लोग ट्रेन में बैठ सकते हैं, है ना? अश्वेत को ट्रेन में बैठने की इजाजत नहीं है, भले तू फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों ना ले लो। और महात्मा गांधी के पास पैसे की कमी था नहीं, तो कहते हम 3rd डिवीजन का चलेंगे, हम भी फर्स्ट क्लास में चलेंगे। टिकटवा खरीद लिए और टिकटवा खरीदने के बाद जैसे बैठे, क्या लगा श्वेत लोगों को कि कैसे बैठ गया, इसको उतारो। नहीं उतरे, पकड़ के टंगिया के फेंक दिया स्टेशन पर। दूसरा आदमी के टंगिया के फेंक दिया, कहता अरे रगेत के मारेगा। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? सत्य अहिंसा, कोई बात नहीं, हृदय परिवर्तन। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार हृदय परिवर्तन और भूख हड़ताल। हृदय परिवर्तन क्या? कोई बात नहीं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि आगे अच्छा काम करे।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी बोलते हैं कोई एक फट मार दिया, रुको तोरा 4 लड़का को फोन करते हैं, बयानों के 4 फट तुम मारते हो, फिर 4 फट मारा, ऐसे करते करते चलते रहा, और वो मर्डर हो गया तो लड़ाई खत्म। ठीक है, तो समझो बातों को। जो कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों को शायद मेरी असफलताओं के बारे में पता नहीं, आपको मेरी सफलताओं के ही समाचार मिलते हैं, लेकिन अब मैं भारत में हूं तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मेरे दोस्त भी अब दिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। अपनी तारीफ अपनी तरफ से एक साधारण सेवक की तरह मैं मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। सोचो, ये बहुत बड़ा दिल वाला आदमी चाहिए इसको लाइन को बोलने के लिए। उसके बाद केसर हिंद, महात्मा गांधी को पूछेगा कि किस केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया, किस अंग्रेज अधिकारी ने दिया? बोलो। जो लोग पढ़ा होगा देखो पटपट जवाब दे रहा है, और जो लोग नहीं पढ़ा होगा वो सोच रहा होगा। तो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने दिया? वेलिंगटन ने दिया। किस लिए दिया? साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी ने केस जीता ना, और अश्वेत लोगों के लिए जो कार्य किया ना, तो वो सराहनीय था। और उसी कार्य के लिए लॉर्ड वेलिंगटन ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दिया। बच्चा याद रहेगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड वेलिंगटन, महात्मा गांधी को केसर हिंद किसने दिया? लॉर्ड वेलिंगटन। किस लिए दिया? दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों अश्वेतों के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए मिला। और उसके बाद महात्मा गांधी के पौत्र और उनकी जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी कहते हैं, गोखले के कहने पर गांधी बंबई के गवर्नर वेलिंगटन से मिलते हैं और उनके कहने पर उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले वो पहले एक बार वेलिंगटन से पूछ ले। क्योंकि वेलिंगटन को भी डर था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस तरह से गांधी जी वहां पे हड़कंप मचा के आए हैं, जैसे गांधी जी भारत में आते हैं 1915 में, तो बंबई में कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड वेलिंगटन। और सबसे पहले समाचार भेज जाता है कि गांधी जी भारत में अगर कुछ भी करें तो पहले एक बार हमको बता दें ताकि हम तैयारी कर लें। समझ गया ना? क्यों? ऐसा आदमी तभी बोलेगा जब किसी को डर होगा किसी से। समझ गया? तो वेलिंगटन समाचार भेजाता है। उसके बाद शायद सरकार को गांधी को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके भारत आने के कुछ समय के भीतर ही दक्षिण अफ्रीका में की गई उनकी सेवाओं के लिए केसर हिंद से नवाजा गया। गांधी ने गोखले की सलाह का पालन करते हुए पहले भारत के लोगों को जानने की कोशिश की। आप देखो 1915 में जैसे गांधी भारत में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनको एक ही सलाह देते हैं कि अगर तुम भारत की राजनीति में आना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मूव ऑल ओवर इंटायर इंडिया। मतलब भारत के कोने कोने में जाओ और वहां की दुख दुविधा और यहाँ भारत के कल्चर को समझने की कोशिश करो। देखते हो जब तुम लोग का सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में या बीपीएससी में, तो क्या होता है पता है? तुम लोग को घूमने के लिए भेजा जाता है 1 साल तक। कहाँ? देहरादून जाओगे, कश्मीर जाओगे, मसूरी जाओगे, हैदराबाद तो तुम ऐसे भेजेगा तुमको। क्योंकि भारत का जो कल्चर है, दक्षिण भारत जब तक नहीं जाओगे तुम भारत को समझ ही नहीं पाओगे। रांची जाओ ना, अगर तुमको बिहार और भारत का कल्चर देखना तो रांची जाके देख लो, तुमको पता चल जाएगा। रांची जाके तुम भूल जाओगे कि अरे पटना भी होता है। क्योंकि जब आदिवासियों के बीच में रेस्टोरेंट में बैठ के खाओगे ना, तो तुमको पटना भी भूल जाओगे। समझ गया ना? तो इसलिए भारत के कल्चर से रूबरू होने के लिए, भारत की राजनीति से रूबरू होने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को क्या सलाह देते हैं? पहले पूरे भारत में घूमो, फिर राजनीति करो, फिर तुम स्वच्छ राजनीति कर पाओगे। और क्या करते हैं? महात्मा गांधी के पास तो पैसा ही है, फाइनेंसर भी है। महात्मा गांधी जिसको बोल देंगे अरे मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट कटा दो, नहीं कटा देगा। ये को बोलेंगे ना तो 20 को कटा देगा टिकट। लेकिन महात्मा गांधी क्या करते हैं? भारत में रेल से यात्रा करते हैं। कहां से पता है? 3rd डिवीजन। जनरल बोगी होता है ना, जनरल बोगी से यात्रा करते हैं। क्यों? देखो अगर तुमको पटना से दिल्ली जाना है, प्लेन से जाओ, कुछ नहीं दिखेगा तुमको। यहां चढ़ोगे सुई और वहां सुई से उतर जाओगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट खाली दिखेगा। लेकिन अगर तुम समझते हो भारत को देखें तो ट्रेन से जाओ, और ट्रेन में भी 3rd डिवीजन जनरल बोगी से जाओ। तुमको ना पूरा भारत दिख गया बच्चा, फिर कहना। मैं बता रहा हूं, जैसे यहां से बिहार से निकलेगा तो यहां से आरा जाते जाते, दानापुर जाते जाते, भैया जरा सा घसकिए ना, एजे जाए के है, और उतरेगा 3 स्टेशन बाद। समझ गया ना? और उसके बाद फिर जैसे यूपी में घुसेगा ट्रेन, फिर देखिए, देखते जाइए लीला। हम बताते हैं अगर भारत को देखना है तो 3rd डिवीजन से यात्रा कीजिए, जनरल बोगी से।
तो इनको जनरल बोगी से यात्रा करने का सलाह मिला था और इन्होंने क्या किया, पूरा भारत थर्ड क्लास यानी जनरल बोगी से यात्रा किया। और कौन सा, काठियावाड़ी पग पहन करके। तो मालूम हुआ काठियावाड़ी पग पे भी तो तीनों आगे बैठ गया। तो गांधी जी बोले बाप रे भाई, तो जनरल बोगी ठैचा ठैची, नरकों में ठेला ठेली। समझ रहे ना, नरकों में ठेला ठेली। देखो स्वर्ग में ठेला ठेली वो अलग बात है, नरकों में ठेला ठेली वो नरके न है जी। और उसमें भी काठियावाड़ी टोपी पहन के पगड़ी पहन के जाइएगा तो पकड़ के लोग घींचे न देगा। तो गांधी जी उतार दिए उसको, बोला कि ना, काठियावाड़ी पगड़ी पहन करके हम ट्रेन में जनरल बोगी में नहीं चढ़ सकते हैं। उन्हें से लाएगा परवल का बोड़ी, इन्हें से लाएगा है ना साग का बोड़ी, सब मथवे पर रखवा देगा, कहेगा ये जगह खाली है इतना, है ना। तो क्या किया उन्होंने, जनरल बोगी से पूरे भारत को यात्रा किया और तीसरे दर्जे से किया। तीसरे दर्जे के सफर से उनका लंबा कुर्ता और काठियावाड़ी पगड़ी बाधक साबित हुई, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। और गांधी के एक और जीवनीकार थे फीस लुअर, लिखते हैं कि लोगों के छूने से, मतलब गांधी इतना भारत में फेमस हुए कि लोग उनका पैर छूते थे इससे करके। अब पैरवा इतना छुआ कि पैर में खिया गया। सुने हो कि किसी का पैर छूने से पैर खिया गया, इनका खिया जाता था। रोज रात को वैसलीन लगाता था इनका सहयोगी। कहेला, बाप रे बाप बहुत दर्द करता होगा, लाइए लगा देते हैं वैसलीन, है ना। तो जिससे तुमको प्यार रहेगा ना बच्चा, ये कब होता है पता है, जिससे तुमको प्यार रहेगा ना, वो कहेगा मेरा पीठ खुजला दो तो तुम पीठ भी खुजला दोगे, वो कहेगा मेरा माथा खुजला दो तो तुम माथा भी खुजला दो। क्यों? इनके सहयोगी के गांधी से प्यार था। जब तुम किसी का केयर करोगे ना, केयर करोगे तो कुछ हो, वो कहेगी बाल में कलर लगा दो तो बाल में कलर लगा दोगे तुम, समझ गया ना, सब कुछ करने के लिए तैयार रहोगे। और कुछ लेडी तो थी कि रात को पैर में उनका शैम्पू से धोती थी, क्यों? इन्फेक्शन हो गया होगा, इतना लोग छुएगा पैर तो इन्फेक्शन नहीं हो जाता, कुछ लोग शैम्पू से धोता था, कुछ लोग वैसलीन लगाना पड़ता था। बाद में उनके अंग्रेज साथी थी मेडलिन स्लेट ने उन्हें गांधी को मीराबेन कहा जाता था। कुछ पत्रकारों को बताया कि खुद गांधी को पैरों को हर रात शैम्पू से धोया करती थी। अपनी भारत यात्रा शुरू करने से पहले गांधी गोखले और तिलक से मिलने पुणे गए, उसके बाद राजकोट पहुंचे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन गए। वहीं उन्हें गोखले के निधन की सूचना मिलती है, जो वापस पुणे लौटे और शोक के तौर पर उन्होंने चप्पलें पहनना भी छोड़ दिया, चप्पल पहनना गांधी जी छोड़ दिया। उसके बाद गोखले के शोक समारोह में भाग लेकर वो वापस शांति निकेतन लौटते हैं, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार क्या शब्द से संबोधित किया, महात्मा, आप महात्मा हैं। चंपारण आंदोलन, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 1916 के जब लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी बैठे हुए थे, तो वहां पे एक शख्स आता है राजकुमार शुक्ल, और चंपारण की समस्या बताता है गांधी जी के पास। गांधी जी इसको हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने के बाद क्या होता है, पीछे पड़े रहते हैं गांधी के पास, पड़े रहते हैं, सर थोड़ा ध्यान दे दीजिए सर, नहीं तो फिर बाहर बैठ जाइए, निकाल दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं 1916 में, चंपारण आइए और वहां पे आकर के क्या कीजिए, किसानों की समस्या को समाधान कीजिए। और चंपारण में क्या था, सबसे बड़े किसान किससे त्राहित थे, नील से त्राहित थे और तिनकटिया प्रणाली से त्राहित थे। और वहां पे 90 कारखाना था नील का। कितना कारखाना, 90। और वहां भी लगान लेने का तरीका जानते हो, अंग्रेजों का अलग अलग था। जो धनाढ़ लोग था ना, जो रिच था, उससे कम लगान लेता था, और जो गरीब तबके के किसान ले रहते थे उससे ज्यादा मात्रा में लगान लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारा व्यथा बताया और किसी तरह उन्हें वहां आने के लिए राजी कर लिया। जब गांधी पटना पहुंचे तो शुक्ल उन्हें नील के किसानों के वकील कौन थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन और रेज हो रहा है, बच्चा कहेगा नील के खेतीहर मजदूरों का या किसानों के जो नील जो उस तरफ से लड़ रहे थे, उसके वकील कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निवास पे गए, उस समय राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं थे। राजमोहन गांधी बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी को निम्न जाति का व्यक्ति समझते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने और शौचालय का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। अब्सेंस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में राजेंद्र प्रसाद गांधी के निकट सहयोगी बनते हैं। जब चंपारण जाते हुए गांधी की ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंचती है, तो उनके स्वागत में लालटेन लेकर कौन खड़े हैं, आचार्य कृपलानी। हाँ, उन्हें ढूंढ नहीं पाए क्योंकि महात्मा गांधी तीसरे दर्जे में यात्रा कर रहे हैं और वीआईपी आदमी आने वाला है मुजफ्फरपुर, तो तुम कहां खड़े रहोगे, या तो स्लीपर, या तो सेकंड क्लास, या तो थर्ड क्लास। लेकिन आदमी बैठा हुआ है कहां, थर्ड क्लास में। सोचा भी नहीं क्या कृपलानी कि गांधी जी जनरल बोगी में बैठे होंगे। उसके बाद
चंपारण में गांधी को पहली उपलब्ध ट्रेन से वो जगह छोड़ देने का फरमान सुनाया गया। वहां के जो थे अधिकारी वो कहते हैं ट्रेन से वो जगह छोड़ देने का फरमान। मोतिहारी की अदालत में गांधी ने कहा, मैं इस आदेश का पालन इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे अंदर कानून के लिए सम्मान नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने अंतःकरण की आवाज को उस पर कहीं अधिक तरजीह देता हूं। अंततः सरकार को नील किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक जांच कमेटी बनानी पड़ी और महात्मा गांधी को उसका सदस्य बनाया गया। कमेटी ने एक मत से तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त करने का सिफारिश किया। ये भारत की धरती पर सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। खेड़ा और सरदार पटेल। खेड़ा और सरदार पटेल कहा जाता है बच्चा कि महात्मा गांधी के अगर क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया कब किया? अब तीन ऑप्शन तुम्हारे सामने मैं देता हूं, तीन ऑप्शन में देता हूं, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। बोलिए कब किया, नाम क्या बताइए? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वेरी गुड। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, तीन ऑप्शन में दे रहा हूं, है ना, या चार ऑप्शन में देता हूं कि महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से बिना बुलाए, स्वेच्छा से बिना बुलाए किस आंदोलन में अपने से गए? पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और चौथा इनमें से कोई नहीं। बोलो बोलो। बिना बुलाए गए, स्वेच्छा से आंदोलन में भाग लेने के लिए कहां गए? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। पहला बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया? खेड़ा में नहीं किया, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी की दूसरी परीक्षा हुई खेड़ा में, जहां भारी बारिश के कारण किसानों को बहुत नुकसान हो गया और फसल बर्बाद हो गई। स्थानीय किसानों ने लगान माफ करने के लिए सरकार से अनुरोध किया, लेकिन सरकार नहीं माना। बोला क्या हुआ? कहता भारी बारिश। तो कहता भारी बारिश तो क्या हुआ? कहता कुछ नहीं हुआ, घास हुआ। तो कहता घास काटो और मार्केट में बेचो और जो पैसा आता है उसको फंड में जमा करो। सोचो, यानी क्या हुआ? बाढ़ आ गया, बाढ़ में क्या उगता है? घास। तो घास उगने से क्या हुआ? पैसा, उसको काटो और पैसा जितना आया फंड में जमा करो। उसके बाद स्थानीय किसानों ने लगान माफ कराने के लिए गांधी की सहायता मांगा और गांधी के आह्वान पर 3000 किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। अंततः किसानों की जीत हुई और सरकार को लगान माफ करना पड़ा। यानी कि भारत में गांधी का दूसरा सफलता। पहला सफलता चंपारण, दूसरा सफलता खेड़ा। खेड़ा कहां है जी? खेड़ा भारतीय, किस भारतीय राज्य में है? गुजरात में। याद रहेगा? चलो, आचार्य कृपलानी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पटेल गांधी के जादू में आ गए। किस तरह से पटेल गांधी के जादू में आ गए। पहले वो एक युवा बैरिस्टर की तरह फैशनेबल जीवन जिया करते थे, लेकिन जैसे ही गांधी के संपर्क में आते हैं, अब वो क्या करते हैं? अपना कपड़ा खुद दे धोते हैं, जमीन साफ भी करते हैं। सोचो, कहता ना संगत का बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। गांधी के संगत में आने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिंदगी पटरी पे आ गया। सोच रहे हो, जीवन सादा हो गया, स्वच्छ हो गया। किसके संपर्क में आने पर? गांधी के संपर्क में आने पर। अब देखो, खेड़ा के दौरान न सिर्फ उन्होंने अपने विदेशी कपड़ों और आरामदायक जीवन को त्याग दिया, बल्कि वो किसानों के साथ रहने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ रहने लगे। और बारदोली की महिलाओं इनको क्या उपाधि देती है? वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिला क्या उपाधि देती है? सरदार की उपाधि देती है। ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, उनका साधारण खाना खाने लगे, जमीन पर सोने लगे। और जो जमीन पर सोता है ना, वो राजा है, बता रहे हैं। जो कभी जमीन पे नहीं सोया है ना, महसूस करना, जमीन पे सोने वाला राजा है। अगर सोए हो तो तुम राजा हो, या राजा बहुत जल्दी बनने वाले हो। यहां तक कि अपने कपड़े भी खुद धोने लगे। जो सोचो, जो विदेशी कपड़े और बैरिस्टर जैसा आचरण करता है, वो आदमी आपका खुद से कपड़ा धोने लगता है। घर से बाहर रहकर के अगर तुम पढ़ाई करते हो, अपना कपड़ा खुद देते हो, जमीन पे सोते हो और अपने लक्ष्य से अगर तुमको प्यार है, तो जल्दी ही तुम राजा बनने वाले हो। लेकिन उनकी जोरदार हंसी और विनोदी स्वभाव पहले की तरह बरकरार रहा। इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिलों की वेतन वृद्धि की लड़ाई लड़ा
उन्होंने घोषणा किया कि जब तक उनके वेतन में 35% की बढ़ोतरी नहीं हो जाती, अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे। तो किसके वेतन में 35% की बढ़ोतरी? मजदूरों के वेतन में 35% की बढ़ोतरी। और केस क्या था बच्चा? सिंपल यही समझो कि क्या हुआ कि अहमदाबाद में बहुत जोर से प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैल गया तो वहां के मालिकों ने बोला मजदूरों को कि देखो जी, अभी प्लेग फैला हुआ है, पहले ही 10-12 आदमी मर गया है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तो कहा कि हम अपने घर जाएंगे तो बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो बोला तुम चिंता मत करो, कुछ पैसे ले जाओ और जब तुम आना तो क्या देंगे? 35% का वेतन वृद्धि के साथ तुम लोग को रख लेंगे। और जैसे फिर वो लौटा तो नहीं दिया वेतन वृद्धि और काम भी नहीं दिया। तभी लोग बेचारा अलगे मर रहा है। अब गांधी जी को जैसे ही समाचार मिलता है, गांधी जी टूट पड़ते हैं, अपने से जाते हैं और वहां बैठ करके इन लोगों के साथ, मजदूरों के साथ अनशन करते हैं। और अनशन में बैठ करके क्या करते हैं? भूख हड़ताल का सबसे पहले गांधी जी प्रयोग यहीं पे करते हैं। ठीक है। और उसके बाद मालिकों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी। ये गांधी का पहला राजनीतिक उपवास था। 1971 में अहमदाबाद के चंदूलाल दयाल ने एक किताब में 9 जनवरी 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक के गांधी के प्रवास, भारत प्रवास को एक एक दिन का ब्यौरा लिखा है एक आदमी ने। कभी मौका मिले तो पढ़ लेना। ऐसे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो गांधी 12,075 दिन बिताए टोटल। इसमें 4739 दिन वो कहा? अहमदाबाद और वर्धा में रहे। 2119 दिन कहां रहे? जेल में काटे गांधी जी। सोच लो, 2119 दिन जेल में काटे और 5217 दिन सफर करते रहे। कहता है ना, सफर करने से ना बहुत फायदा होता है। तुम लोग कहते हो ना, सफर करने से बहुत फायदा होता है बच्चा। इतना फायदा होता है ना, तुमको एक समझो कि वो भी एक स्टडी है। हम लोग कभी कभी टूर पे ले जाते हैं तो लोग क्या करता है, बस अपने में मगन रहता है सब, है ना, फोटा फोटी खींचते रहता है। लेकिन जो चीज मेन रूप से सीखना चाहिए, सीख बहुत कम बच्चा पाता है। अभी तो एक और टूर का प्लान हो रहा है सितंबर में, देखो अगर सक्सेसफुल रहा जल्दी बताएंगे, जल्दी पिटारा खोलेंगे। ठीक है। तो इस दौरान वो भारत के अलावा इंग्लैंड, बर्मा और श्रीलंका 30 सितंबर एग्जाम के बाद, यानी अक्टूबर हो जाएगा, हाँ 30 सितंबर एग्जाम के बाद, इस दौरान वो भारत के अलावा इंग्लैंड, बर्मा और श्रीलंका भी गए। इनमें से अधिकतर यात्राएं तीसरे दर्जे के डिब्बे में किया उन्होंने। दांडी मार्च में वो कई दिनों तक पैदल भी चले। इसके अलावा उन्होंने कभी कभी घोड़े, हाथी, ऊंट का भी सहारा लिया। नाव, स्टीमर, कार की सवारी भी गांधी ने किया। अपनी इच्छा के विपरीत बहुत झिझकते हुए वे एक बार पालकी में भी चढ़े और कभी कभी साइकिल भी चलाए। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई समाप्त करके 1891 में आते हैं भारत और उसके बाद 1893 में गुजरात के व्यवसायी का मुकदमा लड़ने के लिए कहां चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो याद करना, ये जो तिथि है ना 1893, एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? स्वामी विवेकानंद शिकागो में क्या किए थे? भाषण दिए थे, सम्मेलन में भाग लिए थे। तो जब भी कोई डेट पढ़ो ना जी, तो एक चीज याद रखना, ये डेट तो देख रहे हैं लेकिन लगता है कि हमारा एंटीना कुछ और काम कर रहा है। इस डेट को देख करके लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद भी, तो समझदार लोग क्या करेगा, यहीं पे जरी वो लिख लेगा कि आल्सो स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन शिकागो समिट, लिख लेगा समझदार लोग। चलो आगे। गुजरात के एक व्यवसायी का पुत्र का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में ही पिटोरिया से डरबन की यात्रा करने के दौरान उनको फर्स्ट क्लास की बोगी से फेंका गया था। तो यहाँ पे देखो फिल्म्स का एक क्वेश्चन और है कि कहां फेंका गया था? तो पिटोरिया से डरबन के क्रम में यात्रा करने के दौरान, पिटोरिया से डरबन फर्स्ट क्लास के टिकट रहने के बावजूद भी उनको फेंक दिया गया। अतः गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को सम्मान दिलाने के लिए पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और वो पूरी तरह से सफल रहा। और आज भी साउथ अफ्रीका कभी अगर भविष्य में जाने का, मेरे को मिला है डरबन जाने का मौका, ठीक है, तो जब भी कभी भी, डरबन नहीं, कंपाला जाने का मौका, तो कभी भी अगर साउथ अफ्रीका जाने का भविष्य में अगर आप लोग का मौका मिलेगा तो हमने जो देखा है मैं बताता हूँ। जिस तरह बजरंगबली का मूर्ति यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के ऊपर है, वहां पे हर 5 किलोमीटर पे आपको गांधी जी का चौक चौराहे पे मूर्ति मिलेगा, ब्लैक कलर का। और अभी भी साउथ अफ्रीका में गांधी जी को भगवान मानते हैं, समझ गए। साउथ अफ्रीका में हम इंडियन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ इंडियन जो रेस्टोरेंट था ना, वो सारा वृत्तांत बैठ करके बता रहा था हम लोग को, मतलब वो वृत्तांत नहीं बता रहा था कि कैसे यहाँ पे अभी भी गांधी का रौब कायम है, वो बता रहे थे। और गांधी की बातों को कदर, इंडिया में रह करके देखो ना, इंडिया में लोग गांधी जी को गाली देता है इंडिया में, और एक साउथ अफ्रीका जो अभी भगवान मानता है तभी नहीं कहता है कि यहाँ पे क्या कहोगे,
तरह तरह के लोगों द्वारा तरह तरह की बातें। गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ और नीलहे जमींदार के द्वारा चलाए जाने वाले 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ शुरू किए थे और ये सफल रहा। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। इसको उन्होंने राजनीतिक गुरु माना। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका प्रवास समाप्त करके महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने एक आश्रम का स्थापना किया। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। और इस आश्रम को स्थापित करने में पैसा चाहिए था, पैसा। तो पैसा कौन दिया? बोलो। फिरोज शाह मेहता और सारा भाई ने इनको मदद किया था। और एक और क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, फिनिक्स आश्रम कहाँ है जो गांधी जी से संबंधित है? अफ्रीका में। याद रहेगा? तो जिस तरह से भारत में साबरमती आश्रम है गांधी जी से रिलेटेड, आंदोलन से रिलेटेड, सत्याग्रह से रिलेटेड, तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो वहां भी एक आश्रम का स्थापना किया। उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। याद रहेगा? कहीं पे लिख लो छोटा सा शब्द में, फिनिक्स आश्रम, क्योंकि पीटी में पूछ चुका है बच्चा और पता नहीं कब तुमसे पूछ जाए, टकरा दे क्वेश्चन कि फिनिक्स आश्रम किससे संबंधित है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोसले, गोखले, ताराबाई, गांधी जी। फिनिक्स आश्रम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, है ना, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका। गुजरात का व्यापारी अंबालाल साराभाई ने काफी धन दिया था इनको। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के लिए श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया और ये भी सफल रहा। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसानों पर बढ़ाया गया कर के विरोध में भी आंदोलन चलाया और यह आंदोलन भी पूरी तरह से सफल रहा। अफ्रीका प्रवास की यात्रा के बाद जब गांधी भारत आए तो अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि दिया। रिक्रूटमेंट सार्जेंट और केसरी हिंद की भी उपाधि दिया। किंतु बहुत जल्दी महात्मा गांधी अंग्रेजों का असहयोगी बन गए, जिसके लिए कई कारण था। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के असहयोगी बन गए, इसके पीछे क्या क्या मेन रीजन था? बोलो जी। तो सबसे पहला रीजन क्या था? ये देखो, सबसे पहला रीजन रॉलेट एक्ट से भी पहले एक और रीजन है, तो इसको पहला नंबर रीजन दो कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पन्न परिस्थितियां। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में चला तो अंग्रेजों ने गांधी जी से गलत कमिटमेंट किया। बोला कि आप मेरा सहयोग दीजिए, आप मेरे विचारों को सहयोग कीजिए, हम आपको भारत जल्दी आजादी दे देंगे। और क्या किया? अंग्रेजों ने वादा खिलाफी किया। गांधी जी को धक्का लगा। पहला धक्का जब पहला विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वादे से मुकर गए। उसके बाद क्या हुआ बच्चा? रॉलेट एक्ट में क्या था कि मतलब अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया कि बिना किसी अपील, बिना दलील और बिना किसी मुकदमा का किसी को भी गट्टा पकड़ के अंदर। तो गांधी को लगा ये तो बढ़िया बढ़िया नेता सबको पकड़ लेगा, और इसी के दौरान कौन? राजदेव, सुखदेव, भगत सिंह, सबको अंदर कर दिया, है ना। और फांसी कब दिया इन लोग को? 23 मार्च था 1931। और 23 मार्च को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके लिए गांधी जी ने एक और चीज बोला, अंग्रेजों के सामने कितना सूत्रीय मांग रखा लॉर्ड इरविन के सामने? 11 सूत्रीय मांग रखा लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने। और वो 11 सूत्रीय मांग में क्या था? 2 चीज याद रखना बच्चा। कल मैं एक बैच में बता रहा था, 2 चीज याद रखना। क्या 2 चीज याद रखना? कैसे? 11 सूत्रीय मांग, उसके बाद नीचे लिखो 14 सूत्रीय मांग। यहां पे लिखो गांधी जी। पीटी में कैसे क्वेश्चन तुमसे घुमा के पूछ देगा, तुम भटकना मत। यहां लिखो जिन्ना और यहां लिखो लॉर्ड इरविन। अब समझ में आ रहा है? इसे 3-4 क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। तो कहेगा कि 14 सूत्रीय मांग किसने रखा था लॉर्ड इरविन के सामने? मोहम्मद अली जिन्ना ने।
महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितना सूत्रीय मांग रखा? 11 सूत्रीय मांग रखा। और अब देखो, कहेगा अंग्रेजों ने कौन सा मांग को अपनाया? एक मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांग रखता है, एक गांधी जी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। और 11 सूत्रीय मांग में सबसे ज्यादा क्या डिमांड है पता है? कि हमारे जो स्वयंसेवक, हमारे जो क्रांतिकारी जेलों में बंद है, उनको आप रिहा कर दीजिए बिना शर्त के। अंग्रेज रिहा नहीं करता है। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांग रखता है, इसको भी रिजेक्ट कर देता है। यानी दोनों में से किसी मांग को लॉर्ड इरविन नहीं मानता है। याद रहेगा? तो कॉमन क्या है दोनों में? लॉर्ड इरविन 11 सूत्रीय, गांधी जी 14 सूत्रीय। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर, चलो दोनों को नहीं मानता है। अब देखो, तो 3 कारण याद रहेगा बच्चा जिसके कारण गांधी जी खफा थे। पहला कारण 1918 का प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो उत्पन्न परिस्थिति हुई, दूसरा रॉलेट एक्ट, और तीसरा खिलाफत और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो मुख्य नेता सत्यपाल किचलू सबको गिरफ्तार कर करके जो बैठक हो रहा था जलियांवाला बाग में, और वो शांतिपूर्ण बैठक था, शांतिपूर्ण बैठक था। यहीं का एक आदमी जाकर के जनरल ओडायर को शिकायत करता है, कान भरता है कि जानते हैं कल जलियांवाला बाग में सुबह सुबह मीटिंग होने वाला है और आपका सत्ता उखाड़ के फेंक देगा, कुछ कीजिए। नहीं तो क्या लगता है, अंग्रेज लोग यहाँ पे अपना स्पाई नहीं पाल रखे थे? बहुत सारा स्पाई पाल रखे थे अंग्रेज यहाँ पे भारत में, जिसको पिट्ठू बोलते हैं तुम लोग। भारतीय भी अंग्रेजों का स्पाई के रूप में काम कर रहे थे, बहुत सारे। उसको पैसा मिलता था, दारू के बोतल मिलता था, समझ गए? और वो जाकर के जनरल ओडायर को सूचना देता है कि कल यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 बहुत बड़ा बैठक होने वाला है। और सोचो, जरा सा खोपड़ी दिमाग रहता ना जनरल ओडायर को, बच्चा सब जाएगा मीटिंग में जी। बच्चा, बुजुर्ग, सोचो ना, महिलाएं सब मीटिंग में बैठी हुई है। जरा सा भी सोचता है बचपन है, ये सब है, तो इसका मतलब कोई दूसरा तरह का मीटिंग है। और ना आओ देखा, ना तो ना किसी से पूछा, तो एक के दरवाजा था निकलने का, एक के रास्ता है ये था निकलने का। वो बड़ा सा कुआं था बीच में, कितना लोग तो कुआं में गिर गया। गोली खाने से बढ़िया कुआं में कूद के मर जाए। पूरा कुआं भर गया सर। और जो रास्ता निकलने का था, उस रास्ते पे तो टू गोलियां चल रहा है, तो भागे कहाँ? एक आदमी नहीं बचा, एक आदमी नहीं बचा। और गांधी जी लास्ट में इतना दुखी होते हैं सीन देख करके, फिर अंग्रेजों पर, पहला तो विश्व युद्ध, दूसरा रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, और 4 कारण के बाद गांधी जी अब कहते हैं अंग्रेजों को कि अब मैं तुमको बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। और उसके बाद 23 नवंबर 1919 को फिरोज शाह कोटला मैदान में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी। और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अब देखो, क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सा आंदोलन दोनों साथ साथ चला था इनमें से, बताओ। ये क्वेश्चन पूछा है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों पैरेलल चला था बच्चा। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव रखा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, किंतु मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इसका विरोध किया गया। इन दोनों ने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फिर किया, चित्तरंजन दास ने भी सपोर्ट किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं विजय राघवाचार्य के द्वारा। इसी अधिवेशन में खुद चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया, जिसे मोतीलाल नेहरू ने समर्थन कर दिया, और 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और 1918 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, और इस कमेटी की सिफारिश पर मार्च 1919 में एक अधिनियम पारित किया, इसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम को आतंकवाद विरोधी अधिनियम कहा गया। भारतीयों के द्वारा इस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दिया गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। साथ ही इस अधिनियम को न अपील, न दलील, न वकील, मतलब अगर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर ले तो कोई भी अपील नहीं सुनेगा अंग्रेज, कोई भी दलील नहीं सुनेगा, और ना तुम कोई वकील रख सकते हो। अब बताओ, ये तो मनमानी हो गया ना, कुछ कर ही नहीं सकते हो। या तो वो भेज देगा लंदन, या तो भेज देगा कहां? काला पानी, काला पानी, अंडमान निकोबार। इसी अधिनियम के तहत पंजाब के 2 नेता सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 पर्सनालिटी है,
और इसी अधिनियम के, कौन सा अधिनियम, रॉलेट अधिनियम के तहत दो प्रमुख नेता पंजाब को पकड़ लिया अंग्रेज, और इसी को छुड़ाने के लिए अमृतसर में लोगों का मीटिंग था, वो भी शांतिपूर्ण मीटिंग रखा गया था। अब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, और इस सभा पर सेनापति जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है, जिसमें हजारों नागरिक की मृत्यु हो जाती है। गोली चलाने वाले सैनिक में हंसराज नामक एक भारतीय सैनिक भी था, और इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर थे। इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है, और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने, जो लॉर्ड वेलिंगटन ने केसरी हिंद को उपाधि दिया था, उसको गांधी जी कहते हैं कि वापस, हम तुम्हारा कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग उपाधि दे करके भी क्या कर रहे हो, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों का जान ले रहे हो, तो हम तुम्हारा उपाधि। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर के केसरी हिंद का उपाधि वापस कर देते हैं, याद रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, ये भी कहते हैं कि मेरे पास भी कुछ उपाधि दिया हुआ है अंग्रेज का, इसको भी वापस करो। तो कौन सा उपाधि, नाइटहुड का उपाधि और सर का उपाधि, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। इसके अतिरिक्त शंकर नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया जाता है। अक्टूबर 1919 के इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन होता है, उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चा पीटी में कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। हंटर आयोग, यहाँ इंटर हो गया, उसको हंटर कर लेना बच्चा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हंटर आयोग ने जनरल ओडायर की काफी प्रशंसा किया, जबकि कांग्रेस के द्वारा गठित कमेटी ने उसे दोषी करार दिया। अब देखो, इतना करने के बाद हमको लगता है कि आज बहुत सारा डाउट आप लोग का क्लियर हुआ होगा, गांधी को आप लोग समझ पाए होंगे, और गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पीटी में है बच्चा, आगे भी ऐसा नहीं कि गांधी यहीं पे खत्म हो गया, गांधी से रिलेटेड जब कभी चीजें आएगी बीच बीच में, तो हम कोशिश करेंगे वो सारी चीजें आपसे बताते रहें, डिस्कस करते रहें, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरा मकसद यहाँ पे नहीं है कि विद्वान बना के वापस भेज देना, उतना ही पढ़ाना जितना कि आपको एग्जामिनेशन में टक 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 टक, अब जाके ये घर जाइए और गांधी जी से संबंधित चैप्टर निकालिए या घटना चक्र निकालिए और जाके टक टक उड़ाइए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। समझ गया ना? तो आप देखो, गांधी जी से रिलेटेड जितना पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता था, कोशिश किए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए। अब मेंस में आपका 7-8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, है ना, जैसे यहाँ पे जितना चंपारण दिया हुआ था उतना से चंपारण आंदोलन सोल्व होने वाला नहीं है, वो चंपारण अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। और उसके बाद हाँ, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का खेड़ा विजय, 7 मार्क्स। देखते हो पीटी में अब क्या कर रहा है, ABCDE 5, यानी कि 38 नंबर को कितना भाग में तोड़ दिया, 5 भाग में तोड़ दिया। तो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का खेड़ा विजय। अब कितना पेज में लिखना है इसको, 1 से 1.5 पेज में, 1.5 पेज नहीं, 1 के पेज में खत्म करना है। तो हमको लगता है 1 पेज में नहीं लिखाएगा तुमसे, किससे लग रहा है नहीं लिखाएगा 1 पेज में, बोलो, सबसे लिखा जाएगा। खाली गांधी जी का जिक्र करते करते, गांधी जी को लैंड करते करते 1 पेज पूरा हो जाएगा, है ना। अब पूछेगा गांधी जी का भूख सत्याग्रह एक अहिंसात्मक आंदोलन, ऐसे लिखेगा। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया है, गांधी जी का भूख सत्याग्रह एक अहिंसात्मक आंदोलन। अब देखो क्वेश्चन कैसे पकड़ाएगा, पकड़ो क्वेश्चन, क्या लिखोगे इसमें, तो बताइए जो इस पे लिखिएगा, पकड़ पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें पूरा का पूरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का चर्चा करोगे, और अगर पूरा चर्चा करोगे ना तो 5 पन्ना चला जाएगा। और तुमको कितना पेज में लिखना है, सिर्फ 1 पेज में। तो सोचो कि तुमको कितना ब्रीफ रहना पड़ेगा बच्चा, तब ब्रीफ रहना पड़ेगा, यानी कि मेन सारा चीजें लिखा जाए और फालतू चीजें साइड हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, इसके करने के लिए क्या उपाय है, जब तुम्हारा मेंस का कॉपी मिलेगा ना वहां पे बीपीएससी में, तो सबसे लास्ट वाला जो पेज है ना उसको लिख देना रफ, उज्जवल कुमार रफ। और रफ लिखने के बाद क्या कीजिएगा, जो चीजें आपको मेन चीज लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का बी में, तो क्या करना है, लिखना है कि 7 का बी में हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या क्या नाम लिखेंगे और क्या क्या घटना की चर्चा करेंगे, शॉर्ट में एकदम लास्ट में लिखना है। और जब आंसर लिखोगे कट टू कट एकदम उतना ही, न तो अगर बिना प्लान का अगर लिखोगे ना तो अभी तुम गांधीओ जी नहीं पहुंचे हैं, इसमें
अहमदाबाद में, अब पेज वो खत्म। तो अरे गांधी जी को पहुंचे, वो नहीं किया और खत्म हो गया। तो उसमें यही चीज लिखना है कट टू कट जितना जरूरत है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन। अब बताओ, अगर हम तुमको बोले ना तो 10 पन्ना तुम लिख दोगे। 1916 से शुरू करोगे और 1917 से ज्यादा 10 पन्ना तुम्हारा हो जाएगा। तो अगर हम कहें बच्चा इसको 8 नंबर में लिखना है सिर्फ एक पेज में, तो सोचो कितना बड़ा तुम्हें खूबी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अगर हम दे दें तुमको, खैर करवाएंगे एक दिन, रुको ना, नए वाले बैच से करवाएंगे। उसको बोलता है संक्षेपण करना। संक्षेपण समझते हो? बहुत सारा अलाय वलाय का चीज दे देना और कहेंगे उसमें से छाट के निकालो तो जी। और सब देखती हो फटक करके चावल ऐसे करती है ना जी, फटकती है भूसा से, करती है कि नहीं गाँव में? तो इतना सा से इतनी सा चावल निकाल लेती है। वही हाल है, अगर तुमको 8 नंबर में बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का लिखिए, तो बहुत खूबी चाहिए तुमको। और इसमें बहुत सारा लाइन लिखोगे और 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ में खत्म करना है इसको। कितने नंबर का क्वेश्चन है? आप समझदारी क्या करो, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ 2 नंबर, दूसरा पैराग्राफ 4 नंबर, तीसरा पैराग्राफ 4 पैराग्राफ 8 नंबर। अब एग्जामिनर काटे कहां से काटेगा? और उसमें भी तुम अगर क्वालिटी आंसर लिखते हो तो उसको सोचना पड़ेगा कि नंबर हम काटे कहां से। और 8 नंबर में ज्यादा संभावना है कि 6.5 से 7 नंबर तुम खींच लोगे। और उसमें भी अगर तुम छोटा सा कहीं फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिए एक पेज में चालाकी करके, तो फिर वो सोचेगा इसे काटे कैसे नंबर है। तुम लिखने में रहो, वो काटने में रहेगा। काटे कहां से? बहुत लोग कॉपी जानते हो, कलम गिराने के लिए हमको सोचना पड़ता है कि हम कलम गिराएं तो कहां गिराएं, कहां काटें। मौके नहीं देता है, मौके नहीं देता है। और कुछ लोग तो ऐसा लिख के आता है, लगता है पूरा भुजाड़ दे दो ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं भुजाड़ते, हम जान के नहीं भुजाड़ते हैं कि डिमोटिवेट हो जाएगा। नहीं, नया स्टूडेंट को अगर बेचारा लिखना शुरू किया है और अब वही उसको पूरा का पूरा लाइन में काट दीजिएगा, तो बेचारा डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा? तो जिंदगी में दोबारा लिख के कॉपी नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। एक बच्चा छोटा है 5 साल का, है ना, और डाइनिंग टेबल पर से गिलास कांच का लेता है, पकड़ता है और गलती से गिलास सर के नीचे गिर जाता है। गिलास टूट गया, माँ आती है किचन से, गिलास किसने तोड़ा? तो बच्चा तो ऐसे डर गया कि एक तो गिलास मेरे से टूट गया, मम्मी बोल रही है। तो बच्चा क्या कहेगा? हमसे ना, हवा से गिर गया, हवा से टूट गया, है ना। और अगर बच्चा सच बोल दे कि हमसे गिरा है और माँ एक थप्पड़ मार दे उसको, और दोबारा अगर बच्चे से गिलास टूट जाएगा, तो क्या लगता है बच्चा बोलेगा कि हमसे गिरा है? नहीं बोलेगा। तो वही हाल है बच्चा यहाँ पे, समझ गया ना। तो कॉपी जो पहला बार लिखता है ना, पहला बार जो लिखता है, अगर पहला ही बार हम उसको थपड़ा दें, दोबारा वो हिम्मत करेगा? ला के जमे नहीं करेगा, नुकसान उसका हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, अगर पहला बार में ज्यादा भी गलतियां आए तो कोशिश करें उसको और मौका दो, और मौका दो। और कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाता है क्लास में, मतलब सोच से ऊपर चला जाता है ना, तब उसको हमको लगता है कि नहीं, अब सबके सामने उसका बताओ, उसके कॉपी को बताओ। और उसको दिल करता है कि नहीं, उसको कुछ एक्स्ट्रा सी अवार्ड मिलना चाहिए, जो तुम लोग में से कोई कोई कर जाते हो, समझ गया ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसा बैठा हुआ है जो एक्सपेक्टेशन से आगे चल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो अभी शुरू ही नहीं किया लिखना, नहीं किया है, शुरू किया है लिखना। तो जो शुरू नहीं किया है लिखना, अब उसको हम क्या बोले? रोज रोज बोलने की तो जरूरत है नहीं। करियर बच्चा अपना बनाओगे, नहीं अपना बनाओगे। हमारे सामने क्या है? आज तुम हो, तुम्हारे पहले कोई और था, उसके पहले भी कोई और था, उसके पहले भी कोई और था, और तुम जाओगे तो कोई और आएगा। ऐसे चिल्लाते रहेंगे हम, है ना। मेरा काम है चिल्लाते रहना, जितना कि सुधार हो जाए। करोगे अपना, अगर सिविल सर्विस की तैयारी वाले अगर 10 पेज नहीं लिखता है डेली, भले ही तुम अपना नोट से बनाते हो घर में, जैसे आज जो है इस मिला, घर पे जाओ और इसको कट टू कट एक नोट्स बना लो, हो गया काम। 10 पन्ना अगर नहीं लिखते हो तो समझो कि कहीं ना कहीं मेंस में जाके तुम हंसोगे। तो क्यों ना हम आज से तैयारी करें, शुरू कर दें, है ना। खाओ पियो, खूब मस्त रहो, खूब लिखो। अभी तुम्हारा यही समय है, कोई प्रेशर नहीं तुम्हारे ऊपर है बच्चा। प्रेशर तो तुम लोग ऊपर 5 साल के बाद आएगा, और वो प्रेशर तुम झेल नहीं पाओगे बच्चा। इतना क्या मैं बोलूँ, वो दुनियादारी का जो प्रेशर आता है। अभी तुम लोग बहुत हद तक आजाद हो। और अगर घर वाला शादी कर दिया ना, तो फिर मत कहो, है ना। कुछ कुछ लोग निभा पाता है, कोई निभा लेता है, तो सैकड़ों में कोई निभा लेता है, या शादी के बाद स्टडी जारी कर पाना हजारों में कोई एक वो निकल के आता है और अच्छे से निभा पाता है, और कर रहा है या कर रही है। लेकिन बहुत लोग क्या है, 999 लोग सरेंडर कर देता है कि हमसे ना होगा, समझ गया ना। बच्चा हो जाने के बाद तो बाप रे बाप, भगवाने हैं जो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाता है। क्योंकि जानते हो, घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, हस्बैंड को मैनेज करना, सासू को मैनेज करना, ननद को मैनेज करना बहुत बड़का चीज है।
अभी तो मजाक लग रहा होगा, जिसको प्रैक्टिकली झेलना पड़ता है उसको समझ में आता है। और फिर पढ़ाई को मैनेज करना और क्लास करना, टाइम से हाफे धापे पहुंचना। कुछ लोग देखते हैं पहुंचती है, हाफे धापे आती है, हाफे धापे भागती है। तो भगवान है, भगवान, वो हाउस वाइफ नहीं है, वो भगवान है। इतना करते हुए इतना सारा चीज कर ले रही है। ठीक है बच्चा, तो आज हम इस यहीं पे छोड़ते हैं। ओके, चलो। कल आपका टेक्नोलॉजी का क्लास है, सुबह में जैसे क्लासेस होता है, तो बीच में जो 1 घंटा का क्लास है, कल टेक्नोलॉजी का क्लास है। और कल हम इसको पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, जो कि मेन रोल है उसका। क्या चीज में? किसी भी रॉकेट जब यहां से छूटता है तो क्रायोजेनिक इंजन का, जो कि हमारे पास नहीं था, दूसरे देश से जा जाके सीखे। देखो एक और मैं बताता हूं आज जाते जाते, अगर तुम क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जानना चाहते हो तो एक मूवी आई है रॉकेटरी। कौन जानता है रॉकेटरी? देखो माधवन का बच्चा, देखो जो चीज देखना चाहिए ना यूट्यूब पे हम बोलेंगे देखो, जो चीज नहीं देखना चाहिए हम बोलेंगे नहीं देखो। लेकिन रॉकेटरी जाके आज देख लेना, सबके पास मोबाइल है, वाईफाई फ्री हर जगह है। क्या करो, रॉकेटरी आज देख लेना बच्चा, कल मजा आएगा। समझ गया ना? रॉकेटरी है समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बाद में कभी मौका मिले रॉकेटरी देख लेना कि हम लोग क्रायोजेनिक इंजन भारत में लाने के लिए कितना स्ट्रगल किए थे बच्चा, कितना स्ट्रगल किए थे। तब भारत क्रायोजेनिक इंजन, और माधवन जो साइंटिस्ट है बेचारा को कितना बदनामी झेलना पड़ा था। क्यों? हम उस इंजन को पाकिस्तान के रास्ते लेके आए थे। क्यों? अमेरिका मेरे पीछे पड़ गया था। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन पहुंचे, और हम पाकिस्तान के रास्ते घुमा के लाए, किसी को शक ना हो, और उल्टे जेल में ठूस दिया उस साइंटिस्ट को। समझ गया ना? तो रॉकेटरी मूवी जरूर देखो, और उसके बाद देखो सारा फिगर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चलो।